अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज मुल्क की जो सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन ख़ास तौर पर हालिया दहशतगर्दी की लहर और इस दहशतगर्दी की लहर के पीछे जो वजूहात हैं इनको जानने की कोशिश भी करेंगे। साथ साथ अहम तरीन सवालात गवर्नेंस के हवाले से खैर पख्तूनख्वा में उठाएंगे, क्योंकि बहुत से संगीन नौयत के सवालात अब उठने लगे। ये भी सवाल उठने लगे हैं क्योंकि जिस तरह का जदीद असला, जदीद ट्रेनिंग दहशतगर्द या हमला आवरों के पास है, या उनके पास जो माली और टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, क्या वहाँ की पुलिस इतनी इक्विप्ड भी है कि वो इसका सामना कर सके, और अगर नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है। सवाल ओवरऑल मजमूई पॉलिसी पर भी उठना शुरू हो गए। वो सवाल ये है कि आखिरकार जिस पॉलिसी के तहत मुज़ाकरात हुए साबका हुकूमत या साबका दौर में इन दहशतगर्दों या कलअदम तहरीक तालिबान के साथ, तो उन मुज़ाकरात की वजह क्या थी, और फिर उन मुज़ाकरात की जो पॉलिसी थी इस बारे में क्या जो सूबाई या वफाकी जो आपकी हुकूमत या असेंबलीज थी उनको आगाह किया गया, पार्लियामान को आगाह किया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया या नहीं लिया गया, और क्या अब हमें असर नौ जायजे की ज़रूरत है इस तमाम पॉलिसी फ्रेमवर्क को, और अगर आगे का रास्ता इख्तियार करना है तो वो रास्ता क्या होना चाहिए। क्या हमें मुज़ाकरात की तरफ दोबारा जाना चाहिए, या फिर एक ऑपरेशन लॉन्च होना चाहिए, और या फिर दोनों चीज़ों की ज़रूरत है कि इस पर हम मुज़ाकरात भी करें और साथ साथ जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है हम ऑपरेशन की तरफ भी जाएँ। साथ साथ आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन जो पिटिशन थी वो आज दरख्वास्त रद्द हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम तरीन मामला फैसला सामने आया है। इस पर मज़ीद तफसीलन बात भी करेंगे, क्योंकि इसके सियासी मुहर्रिकात भी बहुत ज़्यादा हैं जो आइंदा कुछ दिनों में आएंगे। इस केस की FIA से भी कुछ अपडेट्स हैं फॉरेन फंडिंग केस की, जो हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अक्टूबर 2022 में ये केस FIA ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत दर्ज किया था। इसी कुछ अहम तरीन तफसीलात भी आज के प्रोग्राम में रखेंगे। पहले आपको प्रोग्राम के शुरू में आपको बताते हैं कि कुछ देर कबल आज अहम तरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस IGKP ने की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ अहम शवाहिद जो अब तक इकट्ठे हुए, इब्तदाई तहक़ीक़ात में क्या मामला सामने आए हैं इस बारे में रोशनी डाली, और साथ साथ ये बताया कि अब उनका अज़म क्या है और किस तरह से वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनते हैं। मैंने एक CCTV फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुदकुश निकाल लिया है। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसने सर पे हेलमेट पहना हुआ है और वो मोटरसाइकिल पे आता है। नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का है, उसके फैसिलिटेटर्स हैं, उन तक पहुंचने का है। तो नाज़रीन, ये आपने सुना कि इस वक्त किस तरह से वो अब पहुँच चुके हैं, करीब पहुँच चुके हैं इन दहशतगर्दों के और इन हमला आवरों के। लेकिन आज आपको ये भी बताएं प्रोग्राम में कि पेशावर हमले से कुछ दिन कबल 14 जनवरी को पेशावर में एक थाने पर अटैक हुआ था। इस थाने पर अटैक दस्ती बम हमले से हुआ था, और उसके बाद DSP और उनके 3 मुहाफिजों को टारगेट किया गया था। इस दौरान तहक़ीक़ात में बात सामने आई कि 2 किलोमीटर दूर से दहशतगर्दों ने पेशावर में इस थाने के और इस इलाके के DSP को टारगेट किया, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, और इंतहाई यानी नाइट विजन के अंधेरे में रात में ये हमला हुआ। अब सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार ये हमला कैसे हुआ, और इतनी रात की तारीकी में ये हमला कैसे हुआ। हमला आवरों ने DSP का निशाना कैसे लिया, किस तरह से उनको टारगेट किया गया और इतनी दूर से टारगेट किया गया। तो पता चला जी कि दहशतगर्दों के पास जदीद हथियार मौजूद हैं जिनको थर्मल वेपन साइट कहा जाता है, यानी वो 2 या 3 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट को लॉक कर सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। फिर सवाल ये उठा कि ये हथियार हमला आवरों के पास कैसे आए। तो पता चला कि ये हथियार अमेरिका में इस्तेमाल हुए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए थे, और फिर अमेरिका छोड़कर चला गया। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दहशतगर्दों ने वहाँ से ली, और फिर इसका इस्तेमाल यहाँ पर पाकिस्तान में अब मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में हो रहा है। तो अब बहुत से सवाल उठने लगे कि जो हमारा हमला आवर है उसके पास इतना जदीद असला और ट्रेनिंग है कि वो थर्मल वेपन साइट के जरिए रात के अंधेरे के अंदर अपने टारगेट को अटैक कर सकता है, लॉक कर सकता है। तो क्या हमारी खैर पख्तूनख्वा की पुलिस, जिसकी बेशुमार कुर्बानियां हैं और फ्रंट लाइन सूबा है दहशतगर्दी के हवाले से इस जंग में, क्या उसकी पुलिस की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग हुई कि वो मुकाबला भी कर सके इस मामले का। मरीम नवाज साहबा ने भी कुछ आज अहम सवाल उठाए। उन्होंने फिर से कैपेसिटी और खैर पख्तून नाक के हुक्मरानी का तस्करा किया। उन्होंने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। KPK में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक जो कराए की बिल्डिंग है उसमें है। सबसे ज्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहां पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी
प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। उसके बाद आपने जो ये बात की कि आप ये देखें कि जो फोरेंसिक लैब है वो पंजाब की इस्तेमाल करनी पड़ती है, 10 साल इनकी वहां पर हुकूमत रही है। तो ये यहाँ से ही पता चलता है कि वो उसको हुकूमत को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर जिस तरह से आपने दहशत गर्दों के लिए दरवाजे खोले, अपनी सरहदें खोली, उनको अपना दोस्त करार दिया, और जिनको आप अपने हाथ, आंखें या कान कहते थे, उनको आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। तो सवालात उठने लगे हैं और ये सवालात बड़े संगीन नौयत के हैं। ये ओवरऑल जो पॉलिसी दहशतगर्दी के हवाले से अपनाई गई साबका दौर हुकूमत में, उस पर भी हैं, और साथ साथ वहाँ पर पुलिस की कैपेसिटी पर भी हैं कि अगर इतने पैसे दिए गए तो ये सारे पैसे आखिरकार गए किधर। ये सारे पैसे जो कि खैर पख्तूनख्वा को वफाक देता रहा, जिसकी तकरीबन एनुअल 40 अरब रुपए फिगर सामने आती है, और इसके अलावा 1000 अरब रुपए का मकरूज भी ये सूबा है, तो फिर ये पैसे पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग में या लॉ इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग में क्यों खर्च ना हुए। आज दुश्मन हमला आवर है और इस दुश्मन के पास जदीद असला भी है, जदीद ट्रेनिंग भी है, और उसके पास डॉलर्स भी हैं, लेकिन हमारी पुलिस और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो फ्रंट लाइन पर इनका सामना कर रही है, जिसके शहीद हैं, क्या उनके पास ये तमाम सहूलतें, ये तमाम टेक्नोलॉजी या अपग्रेड्स हैं या नहीं है? ये बड़े अहम सवालात हैं जो आज प्रोग्राम में हम उठाएंगे। सलाउद्दीन साहब हमारे साथ, अवामी नेशनल पार्टी के सलाउद्दीन खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद। आप सूबाई रुकन असेंबली भी रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल जलील जान साहब मौजूद हैं जो कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है खैर पख्तूनख्वा के। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। जवाद अहमद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। आप खुद एक सियासी पार्टी को हेड भी करते हैं, बतौर तज़्ज़िया-निगार भी आज तज़िया देंगे प्रोग्राम में। मैं आपसे सलाउद्दीन साहब प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो जदीद असला जिसका आपने जिक्र किया, थर्मल वेपन साइट, रात के अंधेरे में हमला करना, ये खैर पख्तूनख्वा की पुलिस के पास है आपकी नजर में, और अगर नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है सलाउद्दीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पुलिस के पास ये हथियार मौजूद हैं या ये वेपन्स मौजूद हैं, इसलिए कि उनकी तरफ तवज्जो, उनकी तरजीहात ही कुछ और थी। तो जब आपकी तरजीहात और हो, आपको अवाम को, पुलिस को प्रोटेक्शन देने का आपकी सोच ना हो, तो आप किस तरह उस पर तवज्जो देंगे? हम तो आज भी, कल नहीं परसों हमारे बाबक साहब गए थे तो उन्होंने कहा इनकी गाड़ियों को देखें, तो हम जब उनकी गाड़ियों को देखते हैं तो उनसे पता चलता है तो ये मॉडर्न वेपन्स और ये थर्मल वेपन्स ये उनके पास कहाँ है। और उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट की आपने बात की, तो वो जिस तरह से बेचारे सारा दिन वो रुल रहे होते हैं सड़कों पे, वो तो हम भी देखते हैं, आपने भी देखे होंगे, उनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं था कि अवाम को और खुद पुलिस को प्रोटेक्शन दी जाए। और जब आपकी ये तरजीहात ना हो तो फिर इस तरह के इंसिडेंट्स तो फिर ये सवाल फिर ये उठता है कि ये सारा पैसा गया किधर? अगर 400 अरब से ज्यादा 10 साल में 40 अरब रुपए साल का मिला कि आप अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करें, लॉ इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि आप फ्रंट लाइन पर हैं सूबा, तो फिर ये सारा 400 अरब रुपए बहुत बड़ी फिगर होती है। आज हम एक 10-20 अरब रुपए के लिए IMF और इधर उधर से कर्जे मांग रहे होते हैं, और सूबे ने खुद खैर पख्तूनख्वा के 1000 अरब के कर्जे लिए हैं। तो ये किधर गया सारा पैसा 10 साल में जो पैसा था सारा, सलाउद्दीन साहब? जी बिल्कुल, ये इन्होंने कभी तो BRT में लगाया, कभी तो ट्री सुनामी क्या नाम लिया, सुनामी से हम सब को अल्लाह बचाए, तो लेकिन ये ट्री सुनामी का नाम दिया गया था कभी उसमें, और उसमें भी करप्शन। फिर ये मालम जबा स्कैंडल्स, वो भी आप लोगों के सामने हैं, आप मुझसे ज्यादा भी जानते हैं सहाफी हजरात। फिर ये कि ये नालियां और ड्रेन्स ये बनाना, हैंड पंप्स, प्रेशर पंप्स वगैरह, ये उन पे खर्च करते रहे। ये इनकी तरजीहात तालीम पे खर्च करना, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उनकी कैपेसिटी डेवलप करना, उनको मॉडर्न वेपन्स प्रोवाइड करना, उनके लिए उनको कोई फैसिलिटीज देना। और जब मैं फैसिलिटीज की बात करता हूं तो हम जरूरियात की, सहूलियात की भी नहीं, हम जरूरियात की बात करते हैं, तो उनकी जरूरियात पे भी तवज्जो नहीं देगी। अच्छा, और ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। मैं अब्दुल जलील जान साहब आपसे पूछना चाहूंगा, ये बता सकते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई गई साबका हुकूमत इमरान खान साहब के दौर में, और खास तौर पे खैर पख्तूनख्वा के अंदर, और फिर जो जिस तरह से मुज़ाकरात हुए, लोग छोड़े गए, सजाएं माफ़ हुई, कुछ लोगों को रीसेटल किया गया, तो जलील जान साहब ये बताइएगा, अब्दुल जलील जान साहब, कि क्या ये इस बारे में सूबे खैर पख्तूनख्वा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी आप हैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर हैं, या जो असेंबली है,
आप लोगों को एतमाद में लिया गया, बताया गया कि हम ये करने जा रहे हैं या ये यूं करने जा रहे हैं और इसलिए करने जा रहे हैं, इसका ये फायदा या नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जिस जमात के अंदर, जिस लीडर के अंदर सियासतदानों के दरमियान अमाहगी पैदा करने का सोच न हो, जो किसी सियासी जमात के हाथ मिलाने की वो न करे, तो ऐसी जमातों से हम क्या तवक्को रखें, असम्बली के अंदर हो या असम्बली के बाहर। देखें, 2018 से लेकर अब तक या 2013 से लेकर अब तक ये साबित कर ले इमरान खान कि इसने कौमी असम्बली के अंदर किसी भी इशूज पर कोई इजलास बुलाया है, किसी सियासी जमातों को इत्तेमाद में लिया है। 2016 या 14 में गालिबन APS का मामला हुआ था, आपको याद होगा। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने यहाँ पेशावर में मीटिंग बुलाई थी जिसमें इमरान खान भी मौजूद थे। ये एक तारीखी खतरनाक किस्म का वाकया हुआ था और हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए थे। उसमें वहाँ पे जो इजलास हुआ था, इस किस्म के इजलासात की जरूरत थी, वक्तन जरूरत थी। लेकिन जब इसकी हुकूमत आई तो इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जाए या सऊदी अरब जाए या तुर्की जाए या जहाँ भी जाए या सऊदी अरब जाए, वहाँ एक ही रेट लगाई होती है कि मेरे लीडर करप्ट हैं, मेरे सियासतदान करप्ट हैं, मेरी असम्बली चोर है। ये सारी चीजें करता 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 आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमारा सूबा भी डिफॉल्ट है, हमारा मरकज भी डिफॉल्ट हो रहा है। तो इस बातों की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि हमारे ऊपर चंद हुक्मरान जो चंद सालों के लिए मुसल्लत किए गए थे, उन्होंने एक एजेंडे के तहत इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर साहब ये बताइएगा कि आप जिस तरह कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस सूबे के हवाले से, इसके मुस्तकबिल या इसकी सिक्योरिटी के हवाले से जो अहम स्टेक होल्डर्स, असेंबली, किसी को भी कोई एतमाद में नहीं लिया गया, अपने तौर पे काम किया गया, जो भी हुआ, आज जो हम खमियाजा भुगत रहे हैं इसका, वो कितना बड़ा है? और आज जो हमने देखा है पेशावर में सानिया हुआ, इससे कबल जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आप नहीं समझते कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही इमरान खान साहब की हुकूमत की है इस बारे में? बिल्कुल, मैं जैसे 110% इसको मैं नंबर दूंगा इमरान खान को इस बेड हालात के, जो बुरे हालात आज हम पर इकोनॉमिकली और अमन व अमान के हवाले से आदमी तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मस्जिद महफूज नहीं, इमाम बारगाह महफूज नहीं, बाजार महफूज नहीं, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज महफूज नहीं, लीडर महफूज नहीं, उलमा महफूज नहीं। तो देखिए, ये इसने इमरान खान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बिल्कुल इतना झूठ बोला है कौम से कि मेरे दौर में जो धमाके हुए हैं मैं उसका जवाब दूं। हालांकि कहता है मेरे दौर में कोई धमाके नहीं हुए। हमारे पास फिगर पड़े हुए हैं, 2013 से 2022 तक 400 से ज्यादा धमाके हुए हैं, शख्सियात पर धमाके हुए हैं, मौलाना फजल रहमान से पर अटैक हुआ है और इस तरह के लीडरों पर अटैक हुए हैं, बशीर बिलोर और इस तरह के दूसरे जो हमारे सियासतदान थे, जितने भी हमारे यहाँ पे सियासी कायदीन थे, मसाजिद थी, जहाँ भी हुए धमाके हुए, इनके दौर में हुए। तकरीबन फिगर अगर आप लगाएं तो सैकड़ों धमाके इसके दौर में हुए हैं। अच्छा, और संगीन सवाल ये भी है जिलान साहब कि ये जो पैसे दिए गए, क्योंकि अभी हम जिक्र यहाँ पर ये कर रहे हैं कि उनके पास थर्मल वेपन्स हैं, वो रात के अंधेरे में भी टारगेट कर रहे हैं पुलिस ऑफिशियल्स को, 3 किलोमीटर दूर से वो गोली मार सकते हैं, 2 किलोमीटर दूर से। सरबंद थाने में पेशावर के अंदर उन्होंने DSP को शहीद किया, उसके साथ 2 मुहाफिज और शहीद हुए। लेकिन ये जो 40 अरब रुपए साल के खैर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिल रहे थे, जो पुलिस की इन्फोर्समेंट या पुलिस की जो स्ट्रेंथन करने के लिए, ये पैसा गया किधर जली जान साहब? ये सवाल है बड़ा अहम, किधर गया पैसा सारा? ये मैं आपको बताऊं, पुलिस के साथ एक रिलेटेड महकमा है CTD, एग्जैक्टली, जिसको देने चाहिए थे अरबों रुपए देने चाहिए थे इन हालात के दौरान। उनको जैकेटें देना चाहिए थी, उनको गाड़ियां देनी चाहिए थी, उनको स्नैपर देने चाहिए थे, उनको असला देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊं, इन्होंने BRT पे पैसे लगाया, इन्होंने मिलिट्री पे पैसे लगाया, इन्होंने प्राइवेट लोगों को उठाकर, अनसिलेक्टेड लोगों को उठाकर महकमों में एज एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए डायरेक्टर लगाया, जिनको 20-20 लाख रुपए तनख्वाह देते थे, 18-18 लाख रुपए तनख्वाह देते थे, 10-10 लाख रुपए तनख्वाह देते थे, जो अभी तक बड़ा जवान है। इंशाल्लाह ये हुकूमत आएगी, इनको हटाएगी। लेकिन कम से कम ये सोचें, ये जो फंड आ रहा था दहशतगर्दी के नाम पर, इनसे हिसाब मांगा जाए कि जो फंड आया था वो फंड आपने किसको दिया? उन लोगों को दिया जहां पे, मिसाल की बात, मेरी जमात का बंदा कामयाब हुआ है तो मुझे फंड नहीं मिला, लेकिन
अन इलेक्टेड लोगों को इन्होंने सही 30-30 और 40-40 करोड़ 50-50 करोड़ 1-1 करोड़ रुपया उनको दिया था। अनइलेक्टेड लोगों को दे मैं दिया। समझता ये हूं भी कि बड़ा सारी ये भी एक गलतियां अपने जो है- आप में एक स्कैंडल है। अभी जान साहब, मैं इस पर मजीद भी आपसे बात भी करता हूँ। जवाद अहमद साहब भी बराबरी पार्टी के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद अहमद साहब, सर ये क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी साथ है, हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी भी साथ है, और सवालात हम ये उठा रहे हैं कि जो पैसे मिल रहे थे खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, वो उनको नहीं मिले, तो ये पैसे गए किधर? और सवाल इसलिए अहम हो गया है कि अब दहशतगर्दों के पास जदीद ट्रेनिंग है, वो थर्मल वेपन से रात के अंधेरे में 2 किलोमीटर दूर से पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट करके शहीद कर रहे हैं। रिसेंटली 14 जनवरी को एक डीएसपी शहीद हुए, और उनके पास डॉलर्स भी हैं, उनके पास ट्रेनिंग भी है, उनको ये भी पता है कि हमारी जो इस वक्त कोताहियां हैं वो क्या हैं, और उनको ये भी पता है कि किस तरह किस्म के बारूद हैं, बिल्डिंग को किस तरह पूरी तरह से इस वक्त गिराना है, वो कौन सा बारूद इस्तेमाल होगा, और हमारी पुलिस के पास वहां कुछ भी नहीं है जो फ्रंट लाइन पर मौजूद है। कौन जिम्मेदार है इसका? जवाद अहमद साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान अब सब कुछ अदारों में डाल रहे हैं जी। वो जब से उतरे हैं सीट से, उनको एक आईनी तरीके से निकाला गया। जब एक पार्लियामेंट होती है तो उसमें रिफॉर्मेशन भी होती है, लोग निकाल भी देते हैं, वज़ीर आज़म को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। वो इसी तरह हुआ, इन्होंने भी इसी तरह हुकूमत बनाई थी लोगों को जमा करके, लेकिन उसके बाद इन्होंने अदारों पे कभी अमरीकी साजिश, कभी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट, ये इस तरह की चीज़ें इन्होंने करनी शुरू कर दी। अब इन्होंने दहशतगर्दी का भी रुख जो है वो अदारों की तरफ मोड़ा हुआ है कि जी उनका कसूर था। मुझे सिर्फ इतनी बात पूछनी है कि क्या इमरान खान जैसे बूट पॉलिसी है जो कि आर्मी के साथ बाकायदा उनकी गोद में बैठ गया है, धरने किए, पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने, और उन्होंने इन पे एहसान किया, इन्होंने बाद में एहसान फरामोशी की और आज ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या गवर्नमेंट आपकी थी कि नहीं थी? कि पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट थी ना, ये अदारों को भी आप नहीं देखना था, आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थे। अगर हाँ जी 10 साल हो गए हैं जी, 10 साल से आपकी हुकूमत थी, आपने अदारों को देखना था कि मैंने देखना था? अच्छा, फिर अगर आप अदारे आपके कंट्रोल में नहीं थे तो आप हुकूमत छोड़ देते या अवाम को एतमाद में लेते कि जी अदारे मेरे हाथ में तो नहीं है। इमरान खान झूठ बोलते हैं, इमरान खान शुरू से झूठ बोल रहे हैं, ये नौजवानों को पागल बना रहे हैं, उनको डिसल्यूशन कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। असल बात तो ये है, हमारी पार्टी क्या कहती है कि जब तक लोग आम लोग उनकी पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं होगी, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर सरबराह या उनके हेड या उनके मेंबर्स या उनके कारकुन और फिर लीडर्स भी बनेंगे, उस वक्त तक इस तरह के मसाइल हल नहीं हो सकते। ये अरबपति महमूद खान, अरबपति परवेज खटक ये करेंगे ये काम, हम तो ये मानते नहीं है। हमारी तो पार्टी इस पे बेस ही नहीं करती। लेकिन जवाब साहब मुझे एक बात बताएं, कहती है हम तबकाती लेवल। जवाब साहब, ये तो बड़ी शफाफियत के और साफ सुथरे होने के और 90 दिन में करप्शन के खात्मे के दावे करते थे। अब यहाँ तो सवाल बड़े संगीन उठ रहे हैं। एक तरफ सूबे को मकरूज किया गया, 1000 अरब रुपए से कर्जे बढ़ा दिए उसके जब छोड़ा गया, दूसरी तरफ 40 अरब रुपए साल के अगर इनको इसलिए मिल रहे थे कि आप पुलिस को स्ट्रेंथन करें, तो ये सारा, ये तो बड़े साफ शफाफ है, करप्शन फ्री है। तो ये 40 अरब रुपए 400 अरब बनते हैं 10 साल के, ये किधर चले गए 400 अरब रुपए? और ये अगर इनके पास थर्मल वेपन तक नहीं है और इनको हम फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं कि शहीद हो जाओ, तो ये तो बहुत संगीन जुर्म है इसका मतलब। जवाब साहब, आपको पता है क्या कहा है वो जो पुलिस वाले ने जी, उसने कहा है कि हमें ये जो हम पे हादसा हुआ है, हमें लोग पूछ रहे थे आके कि तुम्हारा क्या हुआ, हमारी दिलजोई कर रहे थे। उस वक्त कहता है हमने टीवी लगाया तो हमें पता चला कि पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी हम तो इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, क्यों अदालत में जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। उसने कहा कि इनको इलेक्शन की पड़ी हुई है, हमारे यहाँ पे लाशें उठ रही हैं। ये है इनकी बेहसी का लेवल इमरान खान की, पीटीआई की और उनकी हुकूमत की, ये जो पख्तूनख्वा में हुकूमत है। और पुलिस को उन्होंने क्या इक्विप करना था? मैं तो समझता हूँ कि जितने भी करप्शन के चार्जेस इन पे लग सकते हैं कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे और जायज़, वो लगाने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने करप्शन का नाम लेके पॉलिटिक्स की है। इन्होंने करप्शन और धांधली की बात करके इस मुल्क के अंदर लोगों को गुमराह किया है। अगर इनके ऊपर 1 रुपए की भी करप्शन होगी तो ये इनके लिए बहुत बड़ा जुर्म होगा। और मैं समझता हूँ कि जो पुलिस को इक्विप नहीं किया गया वो इसलिए नहीं किया गया कि इमरान खान के अपने बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं ना, खरबपति बच्चे बाहर ऐश कर रहे हैं। ये यहाँ ऐश करते हैं, कभी 8 कनाल के जमान पार्क में, कभी 300 कनाल के बनी गाला में। ये तो गरीबों के बच्चे हैं ना पुलिस में जो मर रहे हैं, उनके साथ कुछ भी हो इनको क्या फर्क पड़ता है? ये सब लोग जो है तो ऐश करने आए हैं इस मुल्क के अंदर। हम समझते हैं, बराबरी पार्टी ये समझती है, जब तक
ये हुक्मरान तबका, ये अमीर अशराफिया जब तक इस मुल्क में राज करती रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उस वक्त तक आम लोगों के बच्चों के साथ, उनके खानदानों के साथ ये होता रहेगा और लोगों को बाकायदा झोंका जाएगा मौत के मुंह में। और वो चाहे वो पुलिस हो, चाहे एक ब्रेक हमें लेनी है लिबास साहब, चाहे सिक्योरिटी का आज इस पे मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ वापस। वज़ीर दाखिला ने भी कुछ कहा है, इस पर भी हम आएंगे, आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है इस हमले के बारे में, और साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आज फॉरेन केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त क्या है उसकी डिटेल्स भी रखेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। खैर पख्तूनख्वा में नाक़िस हुक्मरानी और उसकी अहम मिसाल जो सामने रिसेंटली दहशतगर्दी की नई लहर में सामने आ रही है कि किस तरह से पुलिस इक्विप्ड थी या नहीं थी और क्यों इक्विप्ड नहीं थी, ये अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। CCT मंसूबा इस सूबे के पास मौजूद नहीं है। पेशावर के लिए ऐलान भी हुआ, सालों पहले ऐलान हुआ, लेकिन आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, और ये वो सूबा है, ये वो पेशावर बिलखुसूस शहर है जो फ्रंट लाइन पर रहा है दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन ये हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 साल में आज तक एक सेफ सिटी मंसूबा भी इनको नहीं दे सकी। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी कुछ अहम बातें आज की पेशे के हवाले से कि जिम्मेदार कौन था। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। तो अब आप इसका जवाब कि कौन जिम्मेदार है, आप को मालूम है कि पिछले 10 साल से वहाँ पे सूबाई हुकूमत किसकी है? ये सूबाई हुकूमत से रिलेटेड है। पंजाब में अगर लाहौर को सेफ सिटी बनाया गया तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और CTD अगर पंजाब में मजबूत हुई या इस्टेब्लिश हुई तो वो भी उसी वक्त हुई। ज़लाउद्दीन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सेफ सिटी मंसूबा ये क्यों इल्तिवा का शिकार हुआ, जबकि ऐलान काफ़ी साल पहले हुआ और इसमें फंड्स ही मुख्तस हुए कि अब बन रहा है, अब बन रहा है, लेकिन सालों से ये इल्तिवा का शिकार रहा। इसकी वजह क्या रही ज़लाउद्दीन साहब? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये ऐलान, ये मसला, ये इनका तो मसला या अलमिया ही इनका यही है ना PTI का, कि ये बात तो कर लेते हैं फिर उस तरह वो करते नहीं हैं। तो ये इन्होंने इल्तिवा का शिकार किए रखा और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारा भी ये अलमिया है कि ये लोग, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम बस समझ जाते हैं कि अब अमन आ गई है, अब हम इस अमन को मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर ये कि जिस तरह मैंने पहले सेशन में भी कहा, ये इनकी तरजीहात में शामिल नहीं था। इनकी तरजीहात में नालियां बनाना, ड्रेन बनाना, हैंड पंप, प्रेशर पंप वगैरह ये बनाना, ये इनकी तरजीहात में था। तो अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इससे ये सिक्योरिटी सिचुएशन अब तक नहीं होगी तो और क्या होगा। अब आप पुलिस की अपोजिट लोगों को फंड दिया गया, कंसल्ट MPS को या कंसल्ट इनको फंड नहीं दिया गया, और सूबाई फंड MNS को भी दिया गया, पोस्टिंग ट्रांसफर भी उनकी इजाजत थी। सारी चीजें जो थी इनके हाथ, जब बाहर से पैसा मंगाते थे ये उससे भी इनसे पूछें कि कोविड बीमारी जो आई थी 19, उसका फंड कहाँ गया, जो एशिया डेवलपमेंट बैंक ने फंड दिया वो कहाँ गया। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर आए हैं। इसके अलावा भी मरकज ने भी इनको 471 अरब रुपए दिए। ये तमाम पैसों का हिसाब जब खुलेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने कितनी करप्शन की है, इन लोगों ने कितना जुल्म किया है हमारे सूबे के आवाम के साथ। जो इम्तिहानात पास करते थे लोग नौकरियों के लिए, अपने मंजूर नजर लोगों को भिजवा कर उनको नौकरियां दिलाते थे। और मैं आपको बताया भी कि ऐसे ऐसे लोगों को तनख्वाहें दी गई 8-8, 10-10 लाख, जो बिल्कुल काबिल ही नहीं थे, उनको मुसल्लत किया गया महकमों पर, और वहां उनको 18-18 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख रुपए की तनख्वाही दी गई। सही। और अब्दुल जज्जाज साहब, आपने जो बात की बड़ी अहम है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो नैब एक्शन भी लेगा, एक्टिव होगा। सलाउद्दीन साहब, आपसे हम डिस्कनेक्ट हुए थे उस वक्त, आप बता रहे थे मेंबर सूबाई असेंबली के तौर पर आप लोगों को क्या एतमाद में लिया गया, बताया गया कि जी आज हम ये करने जा रहे हैं, या हम इतने लोगों को रिहा करने जा रहे हैं और इसलिए करने जा रहे हैं, ये लोग ये हैं, इनकी फहरिस्त ये हैं, या आपको टीवी से पता चलता था ये सब खबरें? बिल्कुल जी, आपने सही कहा। ये तो हमें सिर्फ टीवी पे और
पता चल जाता था। ये इन्होंने तो हमें दीवार से लगाए रखा था ना, इसलिए कि ये खुद ही जब ये उस डायलॉग्स या डिस्कशंस हमसे करने जा रहे थे, वो भी इन्होंने खुफिया रखी हुई थी, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और ये सिर्फ ये हमारी पार्टी थी कि पिछले 1.5-2 साल से हम तो यही रोना रो रहे कि ये दहशतगर्द मुख्तलिफ सूबे के मुख्तलिफ पार्ट्स में, दूर दराज के इलाकों में ये मुनज़्ज़म हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कान नहीं धर रहा था। मुतवातिर हम कह रहे थे और पॉइंट आउट कर रहे थे, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी हम ये सवालात उठा रहे थे, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ये तो ऐसी बस वो, मैं क्या कहूँ, ये इन्होंने तो चुप साध ली थी उस पे। ये तो अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो भी जाती थी तो आपको भी मालूम है, ये सारे मीडिया को मालूम है, दुनिया को मालूम है कि ये तो उनको कंडेम तक नहीं कर रहे थे। और ये तो इनकी फंडिंग कर रहे थे। फंडिंग किस तरह कर रहे थे कि ये तो उनको बत्ते दे रहे थे। तो जब आप उनको मजबूत करेंगे, आप उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? और फिर यही होगा ये जो पिछले दिनों हुआ। आपने फंडिंग का कहा, तो मैं आपको फंडिंग के हवाले से भी एक अहम डेवलपमेंट बताएं। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आज एक अहम तरीन फैसला हुआ है, और ये फैसला जो पीटीआई की दरख्वास्त है उस हवाले से हुआ है, जो मुस्तरद हुई है। इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट फाइंडिंग को दुरुस्त करार, जो इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसको दुरुस्त करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इस रिपोर्ट को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कहा है। और अदालती बेंच में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑनरेबल आमिर फारूक साहब, जस्टिस मियां गुल हुसन और हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस बाबा सत्तार साहब शामिल हैं। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करी, और जिस तरह मैंने कहा कि ये कहा जी कि इसमें डिक्लेरेशन कोई नहीं, बल्कि ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। ये रिमार्क्स भी आए थे सामने। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी करने का जो अमल था, इसको दुरुस्त करार दिया गया। और वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चैलेंज कर रखी थी, जिसके खिलाफ ये फैसला आया है। तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ये अहम तरीन पेशरफ्त है। अच्छा, इस रिपोर्ट के बाद तो जवाद साहब, ये जो एक बयानिया है सादिक और अमीन वाला, ये ना ट्रस्टवर्दी रहते हैं और ना ये ऑनेस्ट रहते हैं। अगर ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की दुरुस्त है, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दुरुस्त है, तो इसमें तो यही साबित हुआ है कि इमरान खान साहब इज नो मोर सादिक एंड अमीन, नो मोर ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। और इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है जवाब साहब? यही इंटरप्रिटेशन है ना सफान? मैं आपको एक बात बताऊं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, पीटीआई, ये बनी हुई है सिर्फ एक आदमी के इमेज पे, और वो आदमी जो है ना अब वो एक्सपोज हो रहा है, तो पीटीआई तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप देखें कि सादिक और अमीन तो ये साकिब निसार के थे ना जी, ये कोई असल तो नहीं थे। इन्होंने झूठ कितने बड़े बड़े बोले हैं। आप सोचें, ये कहते थे 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, इन चीज़ों पे इन्होंने लोगों को पागल बना के इन्होंने वोट दिया। उसके बाद 35 पंक्चर कहने वाले आदमी हैं ये, और बाद में इन्होंने कह दिया वो सियासी बयान है। ये सादिक केस है, उसमें इन्होंने 3 के बजाय 2 बच्चे लिखे हुए हैं। अब वो भी सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा कितने सादिक हैं। मतलब इन्होंने कागजात में अपने बच्चों की तादाद ठीक नहीं लिखी। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा मेरी क्रिटिक है, मेरी तनकीद है कि वो है इसके ऊपर कि ये मुनाफिकत करते हैं, ये दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और फिर गैर मजहबी हरकतें भी करते हैं। तो इनको ये तो छोड़ दें आप, सादिक और अमीन वाली बात, तो ये तो उनकी ज़ाती किरदार में और उनके सियासी किरदार में आपको साफ नज़र आती है। वो जिनको नहीं नज़र आती वो वही हैं जिनके आंखों पे उन्होंने पर्दा डाला हुआ है। वो नौजवान है बेचारे, उनको हम ठीक करें ऐसे ऐसा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन जो असल बात है ना, इस मामले में जो मैं दोबारा इस पर वापस आना चाह रहा हूँ, ये जो इमरान खान पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में करते रहे हैं, देखिए पहले तो उन्होंने जो बनाई है ना जवाब साहब, इससे पहले पख्तूनख्वा वाले मामले पर आए, ये एक बात यहाँ पे हम ये भी करते थे, एफआईए ने अक्टूबर 2022 में ये केस बनाया है फॉरेन फंडिंग वाला, और इसके खिलाफ भी कोर्ट में उन्होंने हर चीज की है कि शो कॉज क्यों दे दिया। आज फरवरी आ गया 2023, क्या हुकूमत भी संजीदगी से इनके केसेस को ले रही है? और ये वफाकी इदारा है एफआईए, क्या इसको इस सुस्त रवि से, अगर जिस तरह ये केस चल रहा है, जब ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन तमाम प्रूफ दे चुका है, डिटेल्स आ चुकी हैं, तो ये तो सालों में जाके आगे कहीं पहुंचेगा, और फिर कोई सालों में जाके आगे किसकी हुकूमत है क्या नहीं है, कब जाके चीजें सामने, ये सजाएं होनी है कि अगर ये जुर्म हुआ है तो। जवाब साहब देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड के तौर पे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा सीरियस काम कर रहे हैं हम। इस मुल्क में आम लोगों की एक पार्टी बना रहे हैं, 75 साल में नहीं बनी, आम लोग ही इसको चलाएंगे, आम लोग लीडर बनेंगे। हमारा तो बहुत बड़ा गिला है। हमारा गिला ये है
कि इस मुल्क के अंदर अरबपति लोग जो होते हैं, जो किसी भी पार्टी में हो, उनको कानून और तरह देखता है और गरीब लोगों को और तरह देखता है। और ये तो पॉलिटिशियन है, बड़े बड़े घरों में रहने वाले, इनको ये कोई भी इनके ऊपर जुर्म साबित भी हो जाए, हो रहा हो तो ये अल्तबा में डाल देते हैं। इमरान खान के ऊपर तोशाखाना एक, फॉरेन फंडिंग एक, और ये जो तीसरा जो इनकी बेटी वाला केस है, इन तीनों पे इनकी हर सूरत में होनी चाहिए ना अहली। अगर नवाज शरीफ की हो सकती है कि इनको क्यों नहीं हो सकती? तो मुझे तो गिला है इस बात का पूरे सिस्टम से कि आप ये क्या कर रहे हैं भाई। या तो गैर कानूनी बात हो ना तो फिर तो आप उन पे केस ना बनाएं, अगर कानूनी बात है तो केस को चलाएं और उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। वो इनसे हो नहीं रहा, तो ये तो रियासत का कसूर है। मैं तो अपना गिला आपके रजिस्टर करवा रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, लेकिन मैं फिर वापस फिर भी जाऊंगा। देखिए इमरान खान जो कुछ भी कर रहे हैं ना इस वक्त, एक तो उन्होंने पार्टी नहीं बन सकी, उनसे आम लोग नहीं आ सके पार्टी में, उन्होंने इलेक्टेबल्स को लेके, अमीरों को लेके फिर पार्टी बना दी, फिर ये अपनी पार्टी और पॉलिटिक्स चलाते रहे। इन्होंने कोई नज़्म व नस्ब पे काम नहीं किया, इन्होंने कोई पुलिस पे काम नहीं किया, इन्होंने कोई बड़े बड़े जो इश्यूज थे उनको एड्रेस, अपनी लोगों को पैसे दे दे के, वो जो आप कह रहे हैं फंडिंग दे दे के चलाते रहे कि हमारी पॉलिटिक्स बचे। ये सिर्फ इस चाम में रहे कि मेरी पार्टी बचे, हम अगले इलेक्शन में जीत जाएं। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वक्त ये इलेक्शन मांग क्यों रहे हैं? क्योंकि इन पे करप्शन के चार्जेस हैं। मैं नौजवानों को बार बार बताता हूं कि पंजाब से लेके पख्तूनख्वा से लेके फेडरल गवर्नमेंट से लेके जहां जहां भी इनकी हुकूमतें थी, इमरान खान पे पर्सनल और फिर उनकी पार्टी के ऊपर और उनकी पार्टी की लीडरान के ऊपर बड़े बड़े करप्शन चार्जेस हैं और भी आएंगे। ये सिर्फ इसलिए इलेक्शन मांग रहे हैं, ये इसलिए नहीं मांग रहे कि जी वो मुल्क कैसे चलेगा अगर मैं नहीं आऊंगा। और भाई अगर आपको मुल्क का इतना होता ख्याल तो आप फसाद और इंतशार मचाते, आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को ना चलने देते। और क्या आप इस वक्त जो कर रहे हैं, आप जो इस मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेकाम मचा रहे हैं, उससे मुल्क की मुआशी हालत का क्या बन रहा है? आपको नहीं मालूम कि डॉलर की कीमत जो गई है ऊपर, और इसके साथ साथ जो तेल और सारा कुछ गया, फिर लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए यहाँ से, यहाँ फंडिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम है। ये कौन पैदा कर रहा है? ये इमरान खान पैदा कर रहे हैं। फवाद चौधरी जिनको अभी अंदर किया था, पता नहीं क्यों बाहर छोड़ा है, अब वो भी अरबपति आदमी छोड़ दिया। वो क्या कहते थे कि जी जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर मुआशी हालत ठीक नहीं होगी। तो मैं उनसे पूछता हूँ, फवाद चौधरी से, इमरान खान से, कि ये सियासी अदम इस्तेकाम कौन पैदा कर रहा था? क्या ये मैं पैदा कर रहा था, जवाद अहमद? क्या ये बराबरी पार्टी कर रही थी? ये आप कर रहे थे, ये तहरीके इंसाफ कर रही थी, ये पीटीआई कर रही थी, और ये अभी तक कर रही है। और ये इन्होंने इसलिए ये सब किया हुआ है ताकि करप्शन के ऊपर इनका पर्दा पड़ा रहे और करप्शन की तरफ आप ना जाएं। और ये रियासत, मैं समझता हूँ उसमें फिर मेरा गिला है कि इसको मंतकी अंजाम पे इन्हें नहीं लेके जा। सही, क्योंकि इलेक्शन का तस्करा हो गया है तो मेरे पास दोनों अहम जमातों के जो खैर पख्तूनख्वा और मुल्क के अंदर किरदार अदा करती हैं, उनके स्टेक होल्डर्स भी जो हैं, तीनों जमातें, लेकिन खैर पख्तूनख्वा से स्पेसिफिकली क्योंकि ANP और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों मौजूद हैं, तो ये खैर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी की सूरत हाल को सामने रखते हुए, क्योंकि इमरान खान साहब तो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, क्या होने चाहिए इलेक्शन या नहीं, आप दोनों से सवाल पूछूंगा। लेकिन पहले मरीम नवाज साहबा ने भी आज कुछ एस्टैब्लिश, इमरान खान साहब के जो आपस में गठजोड़ था, इस बारे में क्या कहा था, लेट्स से दिस, उनको सुना देता हूं आपको। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वजीर आजम के ऑफिस तक पहुंचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफों के ढेर लगा दिए। और फिर जब 4 साल हुकूमत रही और तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफें सुनने को मिलती थी। और जब इक्तदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। अच्छा, और अब्दुल जलील जान साहब, मैं पहले आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगा, क्योंकि एक तो ये वक्त ऐसा है खैर पख्तूनख्वा में और पूरे मुल्क के अंदर ही मजमूई और माशी अलग है मामला, दहशतगर्दी का अलग है। उस वक्त जिस तरह आज IG साहब भी कह रहे थे कि सियासत हो रही है, ये तहरीक इंसाफ चाह रही है इलेक्शंस हो जाएं, आपकी पार्टी का, आपका मौक़िफ़ इस बारे में क्या है अब्दुल जलील जान साहब? देखो जी, हम तो समझते हैं कि 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ था, हम लाशें उठा रहे थे, हम जनाजे उठा रहे थे, और इनके जो वज़रा थे वो अपने घरों में बैठे थे, और कुछ लोग जाकर हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन जमा कर रहे थे कि इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, गवर्नर ने बयान गलत दिया है, गवर्नर ने सही दिया है। किसी एक जनाजे में इन्होंने शिरकत नहीं की, किसी एक अस्पताल का दौरा नहीं किया। कम से कम ये 5 साल 10 साल यहाँ सूबे में हुकूमत कर चुके हैं। इनके साबिक वज़रा, इनके वज़राए आला हमें बताएं कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए क्या किया।
आपने एक बात पहले छेड़ी है फॉरेन फंडिंग केस की। जी, तो जी। फॉरेन फंडिंग केस तो पीडीएम वालों ने दायर तो नहीं किया था ना, इनके पार्टी के अपने बंदों ने दायर किया था। तो उन्होंने जो फैसला दिया था इन्होंने रोके रखा, कई सालों तक ये फैसला रोके रखा। आज भी ये फैसला रुका हुआ है। हम समझते हैं कि अभी भी वक्त है कि हम इन केसों को दोबारा जिंदा करें और जो कोताहियां हुई हैं हम उनका अजाला करें। और इस सूबे में इलेक्शन के हवाले से जहां आपकी राय आपने जो सवाल किया है, जी। हम किसी वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने इनकी हुकूमत के दौरान तहसील इलेक्शनों में इनको शिकस्त फास दी है। हमने मेयर के तहसील के इलेक्शन जीते हैं इनसे। हम अब भी तैयार हैं, हम इस वक्त भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा सूबा जो है इस वक्त हमारे कंट्रोल में है और हम समझते हैं कि अगर कल भी इलेक्शन हो जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन हम समझते हैं कि कोहिस्तान से लेकर वजीरिस्तान तक और दिया खान टांग और लकी मरवा, तो ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर जो वाकयात गुजरे हैं इस वक्त और सैलाब की सूरत यार गुजरी है, इन तमाम को मद्देनजर रखकर अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी फैसला करता है कि इलेक्शन होने चाहिए तो हम भी कहेंगे होने चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि मुल्क के हालात मखदूश हैं, माशी तौर पर भी नहीं है, ठीक नहीं है और इक्तिसादी तौर पर भी और अमन की सूरत हाल भी खराब है, तो इस हवाले से हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के पाबंद हैं कि अगर वो 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहे तो हमारी तजवीज़ 70 दिन में कराओ, हम इससे नहीं भागेंगे, 70 दिन में करा ले। लेकिन फैसला हमने नहीं करना, फैसला इलेक्शन कमीशन करना है। आप तैयार हैं? और अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ इस बारे में क्या है सलाउद्दीन साहब? खैबर पख्तूनख्वा को इस हालात को मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि इलेक्शन पे जाना चाहिए? जी, इलेक्शंस अवामी नेशनल पार्टी वो पार्टी है जो इसने दिसंबर में, सबसे पहले दिसंबर में इन्होंने टिकट तकसीम कर दिए थे पार्टी जिन्होंने अप्लाई किया था। मुझे 15 ऑफ दिसंबर को पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो हम तो कब से तैयार हैं। और फिर अवामी नेशनल पार्टी तो आईन और कानून की बालादस्ती की बात करती आ रही है, उम्र से दहाई आ रही है। तो अगर आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस हो तो हम तो मोस्ट वेलकम करते भी हैं, कहते भी हैं और उसके किसी भी वक्त सबसे पहले हम तैयार थे, अब भी हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं तो वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और इलेक्शन कमीशन वो मेरा ख्याल है इन हालात का अच्छा खासा इदराक और वो इनको जानते हैं। लेकिन ये जो लेकिन है कि इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये साजगार माहौल है या नहीं है। जवाब साहब, आपका कमेंट इस बारे में क्या है? आपने कहा इलेक्शन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं केसेस से बचना, लेकिन क्या इलेक्शन होने चाहिए इस पर? नहीं, देखिए मैं तो साफ बात करूंगा, हमारी पार्टी तो अक्टूबर को सामने रखे बैठी हुई है जो जहाँ पे होने चाहिए थे। हमारी पार्टी इस वक्त तो स्टेज में है कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन उसी वक्त हों जब हम भी प्रिपेयर्ड हों। और ज़ाहिर बात है हमारी नई पार्टी है, हम अपने आप को मुनज़्ज़म करें पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने जान के ये हत्याएँ की हैं या इनका ख्याल है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही पार्टियाँ हैं, एक PDM है और एक PTI है या ये सूबाई पार्टी हैं। भाई बराबरी पार्टी भी है और हमें जो है उस वक्त इलेक्शन चाहिए जब इलेक्शन होने थे ताकि उस हिसाब से को प्रिपेयर करते। ये इन्होंने मुल्क का ठेका उठाया हुआ है। ये आपस में लड़ के कभी असम्बलियाँ तहलील करते हैं, कभी एक कौमी असम्बली जो है उसके अंदर से निकल जाते हैं। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है सियासत को। ये क्या समझते हैं इस मुल्क को? इस मुल्क के लोग जो हैं वो गुर्बत में हैं, महंगाई में है, परेशान है और ये लोग इलेक्शन खेल रहे हैं। आप अक्टूबर में इलेक्शन कराएं ताकि हम भी सही तरीके से लड़ें, भरपूर तरीके से लड़ें। ये आपस में असम्बलियाँ तोड़ के क्या कर लेंगे इस मुल्क का? इस मुल्क के अंदर क्या बनेगा अगर आप बार बार इलेक्शन के लिए? इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये इलेक्शन कैसे होंगे? इतने सारे जो इलेक्शन कराने हैं इसके पैसे कौन देगा? इमरान खान देंगे या गोल्डस्मिथ खानदान देगा? इसलिए मैं नहीं समझता कि ये सब कुछ ठीक है। हमें यकीन है कि ये सब लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, ये वफादार नहीं है पाकिस्तान के। ये सिर्फ अपनी सियासत के वफादार हैं, ये अपने पैसों के वफादार हैं, ये अपनी पार्टियों के वफादार हैं। लेकिन पाकिस्तान से वक्त इख्तिताम पर पहुंचा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका। आपने ज्वाइन किया सलाउद्दीन साहब, आपने और अब्दुल जहान साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दिया और साथ साथ ये बताया कि आखिर इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत और साथ साथ गवर्नेंस नाक़िस हुक्मरानी के किस्से जो सामने आ रहे हैं, दास्तानें सामने आ रही हैं, सब आपके सामने रखें। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर दीजिएगा। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।